नमस्कार साथियों, रीट परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने मनोविज्ञान के 15 प्रश्न रोज की श्रृंखला चलाई थी, उसमें इससे पहले 4 क्लास हो चुकी है। आज की हमारी ये 5वीं क्लास है। तो आज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रारंभ कर दें। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, बालक के लिंग को निर्धारित कौन करता है। साथियों, इस प्रश्न को मैंने इसीलिए शामिल किया है क्योंकि ये जो प्रश्न है ये वंशानुक्रम से संबंधित है। तो जो बालक के लिंग का निर्धारण कौन करता है? पिता के जीन, अप्रभावी जीन, माता के जीन या इनमें से कोई नहीं। साथियों, अगर हम लिंग निर्धारण की बात करें तो जो मानव शरीर का निर्माण होता है उसमें टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं और इस 46 में से 23 गुणसूत्र पिता के जीन से और 23 गुणसूत्र माता के जीन से है वो मिलते हैं। अगर बात करें तो जो पिता के गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं एक्स वाई और माता के गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स। अगर एक्स से एक्स मिल जाए तो लड़की का जन्म होता है और एक्स से वाई मिल जाए तो लड़के का जन्म होता है। तो साथियों, जो लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका पिता के जीन की होती है, क्योंकि अगर इसमें से जो भी गुणसूत्र मिलता है उसी के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला पिता के जीन होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। साथियों, इस प्रकार के प्रश्न विशेष रूप से इसीलिए शामिल किए गए हैं क्योंकि जो टू द पॉइंट होते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपको जल्दी याद हो जाएं। तो जो मानव विकास के बारे में कौन सा कथन है वो गलत है या असत्य है। यह परिपक्वता तक चलता है, यह सतत प्रक्रिया है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। साथ ही जो मानव विकास है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। मानव विकास जन्म से प्रारंभ होता है और मृत्यु तक चलता है। जैसे कि ये पहले लगभग 50 से 60 वर्ष के आसपास ये विकास रचनात्मक होता है, लेकिन उसके बाद में ये विनाशात्मक होता है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये विकास है वो निरंतर चलता रहता है, न कि परिपक्वता तक चलता है। परिपक्वता तक केवल वृद्धि चलती है जो कि 16 से 18 वर्ष तक ही होती है, उसके बाद में नहीं होती है। और विकास एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलता रहता है। ये परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। इसका मतलब यह है कि जो विकास में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं और लगातार एक सीक्वेंस में होते हैं, क्रम में होते हैं। इसके संबंध में ये जो पॉइंट आया है ये हरलोग की डेफिनेशन से लिया गया कि परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला जो परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है। और हरलोग ने विकास में परिपक्वता और अनुभव को महत्वपूर्ण माना था। अगर बात करें हम तो ये जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। जन्म पूर्व अवस्था का मतलब होता है कि गर्भधारण से जन्म तक जो कि विकास की पहली अवस्था होती है उसमें भी होता है। तो जो ये तीनों ऑप्शन है ये सही है, लेकिन ये जो पहला ऑप्शन है ये गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला होगा। अगला प्रश्न साथियों, वुडवर्थ के अनुसार सीखना है। वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो मानव विकास के बारे में महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया था, इन्होंने सूत्र दिया था वंशानुक्रम गुणा वातावरण बराबर विकास, यानी कि H गुणा E बराबर D। अगर बात करें वुडवर्थ की तो वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी थी कि सीखना एक विकास की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को हम प्रक्रम भी कह सकते हैं। तो उस परिभाषा के अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? व्यवहार में परिमार्जन, नवीन ज्ञान प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन या विकास का प्रक्रम। तो साथियों, वुडवर्थ के अनुसार सीखना एक विकास का प्रक्रम या प्रक्रिया है। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों, ये प्रश्न आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसका जो उत्तर है वो बहुत ही सरल है। शिशु वस्तुओं को पकड़ने के लिए पहले पूरे हाथ का उपयोग करके बाद में हाथ की अंगुलियों से ही वस्तुओं को पकड़ सकते हैं, ये विकास का सूत्र है। यानी कि शिशु पहले पूरी हथेली का इस्तेमाल करता है वस्तु को पकड़ने के लिए,
लेकिन बाद में वो एक अंगुली या दो अंगुली जो भी यूज़ करता है उसके माध्यम से भी पकड़ लेता है। तो ये विकास के किस सूत्र से संबंधित है? विकास एक पारस्परिक प्रक्रिया है, विकास एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है, विकास संकुचित है, या विकास साधारण दिशा से विशिष्ट दिशा की ओर चलता है। साथियों, विकास के बारे में 15 महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आपको पॉइंट टू पॉइंट याद करने हैं। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, जो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर चौथा होगा। विकास साधारण से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। बालक जब छोटा होता है तो वो किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए पूरी हथेली का इस्तेमाल करता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसका विकास होता है और वो अंगुली के माध्यम से ही किसी वस्तु को पकड़ने लगता है। और इसको विकास का जो सिद्धांत माना गया है वो माना गया है सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला प्रश्न, आनुवांशिकता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। आनुवांशिकता का मतलब है कि जो वंशानुक्रम, पूर्वजों से जो भी गुण प्राप्त होते हैं उसको हम वंशानुक्रम मानते हैं। तो ये आनुवांशिकता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस विकास में है वो निभाती है? बालक के भावनात्मक विकास में, बालक के सामाजिक विकास में, बालक के शारीरिक विकास में, बालक के सांस्कृतिक विकास में। अगर बात करें भावनात्मक विकास की, इसको हम है वो संवेगात्मक विकास भी कहते हैं। सामाजिक विकास में साथियों वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, न कि आनुवंशिकता की। लेकिन ये जो शारीरिक विकास है इसमें है वो आनुवंशिकता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि आनुवंशिकता में जो पूर्वजों के गुण बालक को प्राप्त होते हैं उससे उसका शारीरिक विकास है वो निर्धारित होता है। और ये शारीरिक विकास है वो सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न, बालक किस अवस्था में हंसता ज़्यादा है और मुस्कुराता कम है? वह अपने संवेगों को नियंत्रित करना सीख जाता है। साथियों, इस प्रश्न को आप यहीं से समझ सकते थे। संवेगों को नियंत्रित करना, जो मानव विकास की अवस्थाएं हैं उसमें शिशु अवस्था में संवेग है वो अनियंत्रित होते हैं, बाल्यावस्था में नियंत्रित होते हैं और किशोरावस्था में वापस से वो अनियंत्रित हो जाते हैं। तो इसमें से किस अवस्था में संवेग नियंत्रित होते हैं? बचपन, पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था। साथियों, अगर बात करें बाल्यावस्था की, अगर इसको दो भागों में बांट देते हैं तो पूर्व बाल्यावस्था का जो कार्यकाल होता है 2 से 6 वर्ष, इसमें अधिकतर विशेषताएं शिशु अवस्था से भी देखने को मिलती है। उत्तर बाल्यावस्था इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जो कि 6 से 12 वर्ष तक होती है। और ये इस अवस्था में जो संवेग होते हैं वो नियंत्रित होते हैं। बालक हंसता कम है, हंसता ज़्यादा है, मुस्कुराता कम है। ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न, 13 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? 13 वर्ष की अवस्था का मतलब होता है कि किशोर अवस्था का प्रारंभ, क्योंकि किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है। तो कौन सा विकास है वो 13 वर्ष की अवस्था तक लगभग पूरा हो जाता है? शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा विकास, मानसिक विकास। साथियों, शारीरिक विकास 16 से 18 वर्ष तक होता है। बौद्धिक विकास की बात करें तो ये इस प्रश्न का सही जवाब है। बौद्धिक विकास है वो अधिकतर 13 वर्ष तक पूर्ण हो जाता है। और इस बौद्धिक विकास के बारे में स्पीरमैन ने कहा था कि ये बौद्धिक विकास 14 से 16 वर्ष तक पूरा होता है। टर्मन ने 15 वर्ष माना था और थॉर्नडाइक ने कहा था कि जो बौद्धिक विकास है यानी कि जो बुद्धि का अधिकतम विकास 19 वर्ष तक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, विकास व अभिवृद्धि के बारे में सत्य नहीं है। विकास व अभिवृद्धि एक दूसरे की पूरक है। विकास वर्तुलाकार व अभिवृद्धि रेखीय होती है। अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तन को, जबकि विकास सभी परिवर्तन को व्यक्त करता है। अभिवृद्धि गुणात्मक, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक है। साथियों, इसमें से आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जो सही नहीं है। अगर बात करें तो विकास और अभिवृद्धि एक दूसरे की पूरक है, ये सही है। विकास वर्तुलाकार, वर्तुलाकार का मतलब होता है कि पहले के जो भी अनुभव होते हैं उनको साथ में लेकर चलना, पूर्व अनुभवों को जोड़ते हुए चलना। तो ये विकास वर्तुलाकार इस प्रकार चलता है, स्पाइरल प्रोसेस से सही है। अभिवृद्धि रेखीय है, मतलब लगातार चलती रहती है और 16 से 18 वर्ष के
आसपास ये लगभग है वो रुक जाती है। अगर बात करें तो अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तन को व्यक्त करती है, सही है। जैसे कि शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, लंबाई, भार, दांत, ये सभी शारीरिक परिवर्तन हैं। जबकि विकास में सभी परिवर्तन शामिल होते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्मृति, बुद्धि, ये सभी है वो विकास के अन्य पक्ष हैं। चौथे नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है कि अभिवृद्धि गुणात्मक जबकि विकास मात्रात्मक व गुणात्मक है। साथियों, ये इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि ये जो अभिवृद्धि होती है, अभिवृद्धि है वो गुणात्मक नहीं होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न। विकास होता है विशिष्ट से सामान्य, केंद्र से दूर, सिफेलोकेडल जिसको मस्तिष्काधोमुखी कहते हैं, या 2 व 3 दोनों। साथियों, विकास के बारे में मैंने आपको कहा था कि विकास के बारे में जो भी सूत्र या सिद्धांत है वो आपको याद करने होंगे, तभी इस प्रकार के प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे। विशिष्ट से सामान्य विकास का सिद्धांत नहीं होता है। विकास का सिद्धांत होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद में विशिष्ट क्रियाएं करने लगता है। केंद्र से दूर की बात करें तो इसको हम निकट से दूर का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको हम प्रोक्सिमो डिस्टल कहते हैं, क्योंकि पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, बाद में शरीर के अन्य अंगों का विकास होता है, और ये केंद्र से बाहर की तरफ चलता है। सिफेलोकेडल की बात करें, इसको हम मस्तिष्काधोमुखी भी कहते हैं, इसको सिर पुच्छीय सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार विकास है वो सिर से पैर की तरफ चलता है। तो जो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, 2 व 3 दोनों होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो गलत है। अधिगम गुणा परिपक्वता बराबर विकास, वंशानुक्रम गुणा वातावरण बराबर विकास, विकास पूर्वानुमेय होता है, जीवन का प्रारंभ 2 कोष से होता है। साथियों, अधिगम गुणा परिपक्वता विकास ये एकदम से सही सूत्र है। वंशानुक्रम इंटू वातावरण ये भी विकास का सही सूत्र है, वुडवर्थ ने दिया था। विकास पूर्वानुमेय होता है, मतलब कि इसमें हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बालक में किस उम्र में कौन से शारीरिक परिवर्तन होंगे। जीवन का प्रारंभ 2 कोष से होता है, ये इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि जीवन का प्रारंभ 2 कोष से नहीं होता है, 1 कोष से होता है, जिसको हम है वो संयुक्त कोष कहते हैं। संयुक्त कोष कहते हैं। और ये जो संयुक्त कोष होता है, ये संयुक्त कोष 2 कोष से मिलकर बना होता है। एक होता है पितृकोष और एक होता है मातृकोष। पितृकोष से 23 गुणसूत्र और मातृकोष से 23 गुणसूत्र, ये दोनों गुणसूत्र आपस में मिलकर टोटल 46 गुणसूत्र से वो संयुक्त कोष का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, वंशानुक्रम का नियम नहीं है। वंशानुक्रम के 7 से 8 नियम हैं, जिसमें कौन सा नियम है वंशानुक्रम का नियम नहीं है? वर्ण संकरता का नियम मेंडल ने दिया था, बायोमेट्रिक गाल्टन ने दिया था, बीज कोष की निरंतरता का नियम वीजमैन ने दिया था, अप्रत्यागमन का नियम सोरेनसन ने दिया था। साथियों, वंशक्रम से संबंधित जो नियम आते हैं उसमें सबसे पहला नियम जो दे रखा है वर्ण संकरता का नियम मेंडल ने दिया था। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया और ये सिद्ध किया कि जो मौलिक स्वरूप होता है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। इन्होंने मटर में 2 प्रकार के बीज लिए और उनसे पौधे तैयार किए, लेकिन जो बौने पौधे थे वो कुछ समय के बाद में फिर है वो बौने पौधे ही बनते हैं। इस प्रकार से जो मौलिक स्वरूप होता है वो उनका कभी भी नष्ट नहीं होता है। इस वर्ण संकरता के नियम को वंश सूत्रों का नियम भी कहते हैं और वंशानुक्रम का आधारभूत नियम भी कहते हैं। बायोमेट्रिक सिद्धांत की बात करें तो गाल्टन ने दिया था। इन्होंने कहा था कि जो वंशानुक्रम से बालक को जो भी गुण प्राप्त होते हैं वह पूर्वजों से घटते हुए क्रम में प्राप्त होते हैं, यानी कि माता पिता से 1/2 गुण प्राप्त होते हैं और दादा दादी से 1/4। इस प्रकार से जो गुण हैं वो घटते क्रम में प्राप्त होते हैं। बीज कोष की निरंतरता का जो नियम है ये वीजमैन ने दिया था। इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था। चूहों की पूंछ काटी गई, लेकिन फिर भी है वो अगली पीढ़ी के चूहों में पूंछ देखने को मिली
नष्ट नहीं हुई, इस कारण इसे बीजकोश की निरंतरता का नियम कहा गया। वीजमैन के अनुसार बीजकोश कभी भी नष्ट नहीं होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अप्रत्यागमन का नियम सोरेनसन ने दिया था। साथियों ये गलत है, क्योंकि अप्रत्यागमन का कोई नियम नहीं होता है। जो नियम होता है सोरेनसन ने दिया था वो प्रत्यागमन का नियम होता है। इसके अनुसार यानी कि एकदम से विपरीत गुणों की संतान पैदा होना, पिता का जो भी व्यवहार था, जो भी आचरण था, उससे जो बालक है उसका गुण है वो बिल्कुल विपरीत होना, इसको प्रत्यागमन का नियम कहते हैं। सोरेनसन ने दिया था, लेकिन यहाँ पे जो अप्रत्यागमन लिखा है इसके कारण ये सूत्र है वो गलत हो गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर चौथा होगा। अगला प्रश्न आता है, प्रकृति पोषण विवाद के बारे में क्या सही है। साथियों प्रकृति का मतलब है वंशानुक्रम और पोषण का मतलब है वातावरण, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये सही है, पूरक है। प्रकृति के समर्थक वंशानुक्रम को महत्वपूर्ण मानते हैं, ये सही है। मैंने आपको कहा था कि प्रकृति का मतलब है वंशानुक्रम, जो गुण हमें पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। पोषण के समर्थक वातावरण को महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी कि वंशानुक्रम के बाद में मानव का जो भी विकास होता है जिस पर्यावरण में होता है उसको वातावरण कहते हैं। तो जो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर चौथा होगा। अगला प्रश्न, तारुण्य विकास लहर किस अवस्था से संबंधित है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, आपको याद करना है। 12 से 13 वर्ष, 19 से 20 वर्ष, 15 से 16 वर्ष या 11 से 14 वर्ष। साथियों तारुण्य विकास लहर का जो संप्रति दिया था उससे संबंध भी अगले प्रश्न में जिक्र है। तो ये तारुण्य विकास लहर 15 से 16 वर्ष को कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं या शारीरिक विकास की गति होती है वो सबसे तेज होती है, इसी कारण इसे तारुण्य विकास लहर कहा गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने तारुण्य विकास लहर का समप्रत्यय दिया। यानी कि जो तारुण्य विकास लहर है ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, किसने कहा था। एलिस क्रो, एलकिंड व वेनर, ऑगबर्न, मेरेडिथ व टेनर। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब मेरेडिथ और टेनर होगा। इन्होंने ही 15 से 16 वर्ष की आयु को तारुण्य विकास लहर कहा था। अगला और आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है साथियों, किसके अनुसार फिनोजेनेटिक क्रिया परिपक्वता आधारित होती है। हैरीमैन, गैसेल, टेलफोर्ड, बिने। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा गैसेल होगा। गैसेल ने कहा था कि जो फिनोजेनेटिक क्रियाएं होती है वो परिपक्वता आधारित होती है और इन फिनोजेनेटिक क्रियाओं का संबंध है वो वंशानुक्रम से होता है। तो साथियों ये थी आज की श्रृंखला, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसी प्रकार की और श्रृंखला के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।